सिलसिला जारी है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 20 है, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब इसकी डिटेल में जाने से पहले हमें कुछ आइडिया लेना है कि बोर्ड स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर का वेटेज कितना है। इसमें जो एमसीक्यूज है वो एक आना है और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दो आएंगे जो मौजूदा पेयरिंग स्कीम है उसी के अकॉर्डिंग। लॉन्ग क्वेश्चन का इसका जो पेयर है वो चैप्टर नंबर 19 के साथ है। तो टोटल जो इसका वेटेज बनता है चैप्टर का दैट इज फ्रॉम 8 to 10 मार्क्स। अगर तो चैप्टर नंबर 20 में से न्यूमेरिकल आता है तो फिर इसका वेटेज 8 नंबरों का होगा और अगर इसमें से लॉन्ग आता है तो फिर ये वेटेज 10 नंबर का होगा। तो इस वेटेज को सामने रखते हुए इस चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, पहले तो इसमें स्पेक्ट्रा को जानना जरूरी है बेटा। जो हमारी एटॉमिक ट्रांजिशन होती है कि एटम ने ट्रांजिट करना है बिटवीन द एनर्जी लेवल्स, तो उसके नतीजे में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है और एनर्जी को एमिट आउट भी करता है। तो वो जो एब्जॉर्ब और एमिटेड एनर्जी है वो जो हमारे पास उसकी जो विजुअलाइजेशन है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो हमारे पास जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसमें तीन तरह के जो स्पेक्ट्रल सीरीज हैं वो मौजूद हैं। जो हमारे पास एक स्पेक्ट्रल सीरीज है उसको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहते हैं, सेकंड वन इज नोन एज द बैंड स्पेक्ट्रा एंड द थर्ड वन इज नोन एज द लाइन स्पेक्ट्रा। अब ये तीनों जो स्पेक्ट्रल हमारे पास कैटेगोरिकली जो डिवाइड की गई सीरीज हैं इनकी डिटेल में जाने से पहले हमें कुछ हिस्टोरिकली इसको ऑब्जर्व करना है कि जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑब्जर्व की गई हाइड्रोजन एटम के लिए वो बामर ने की थी 1896 के अंदर, इसलिए उसको बामर सीरीज भी कहा जाता है। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रा है उसमें जो सीरीज लाई करती है वो हमारी सिर्फ बामर सीरीज है। इसके अलावा चार बाकी सीरीज भी जो है वो ऑब्जर्व की गई जिनको हम लेमन सीरीज कहते हैं, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड द सीरीज। तो ये एटॉमिक जो ट्रांजिशन है उसके नतीजे में बनने वाली जो है वो स्पेक्ट्रल सीरीज है। बैंड स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज गिवन बाय द incandescent vapors or the gases in the molecular state। मॉलिक्यूल्स से जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रा बनेगा दैट इज नेम्ड एज द बैंड स्पेक्ट्रा। एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि टू डिफरेंट कंपाउंड्स गिव आइडेंटिकल बैंड स्पेक्ट्रा इट इज नॉट पॉसिबल कि दो जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स होंगे वो एक जैसा बैंड स्पेक्ट्रा नहीं दे सकते, तो उनका जो बैंड स्पेक्ट्रा वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होगा। तो नो टू डिफरेंट कंपाउंड्स कैन गिव द आइडेंटिकल बैंड स्पेक्ट्रा। जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है दैट इज गिवन बाय द incandescent solids, वो गैसेस में था जो बैंड स्पेक्ट्रा है, और जो कॉन्टिन्यूअस है दैट इज फ्रॉम द सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स। इट इज ऑन अकाउंट ऑफ द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जिसमें एटम्स भी हैं और मॉलिक्यूल्स दोनों शामिल हैं। हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, व्हेन लाइट white light from an incandescent source passes through some transparent gas, liquid or solid at the lower temperature before falling on the slit of the spectrometer, then we see an absorption spectrum। अब जो absorption spectrum हमारे पास है वो तीन किस्म का होता है। एक को हम कहते हैं कि for the line absorption the transparent absorbing material must be in the form of atomic vapors, कि अगर ट्रांसपेरेंट हमें एब्जॉर्प्शन चाहिए तो हमारे पास जो मटेरियल है वो गैस की सूरत में होना चाहिए। इस तरह फॉर द बैंड एब्जॉर्प्शन द एब्जॉर्बिंग मटेरियल मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर वेपर, तो मॉलिक्यूल्स की सूरत में होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो बैंड एब्जॉर्प्शन हो। इन जनरल नंबर ऑफ एमिशन लाइंस इज लार्जर देन द एब्जॉर्प्शन लाइंस, ये एक जनरल प्रिंसिपल है। इसके अलावा हमारे पास जो बहुत एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है इसकी डिटेल में जाने से पहले आप लोग जानते हैं कि एटम से मुतल्लिक जो एटॉमिक मॉडल्स हैं हिस्टोरिकली जो उनको प्रेजेंट किया गया, जे थॉमसन का मॉडल आया, उसके अलावा जो हमारे पास रदरफोर्ड है उसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, और 1913 के अंदर जो लास्ट एटॉमिक मॉडल जो अब तक चल रहा है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल में जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में सवाल पूछा जाता है उसके पोस्टुलेट्स हैं कि राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो नील बोहर्स ने अपना जो एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया उसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट था दैट वाज अबाउट द स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर क्या कर रहा है। एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस in an atom can move around the nucleus in certain circular orbits without radiating energy। तो इसके मुताबिक ये कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में जिसको बोहर्स ऑर्बिट
कहा जाता है, उसमें वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है विदाउट इमिटिंग एनी एनर्जी। जबकि इससे पहले जो रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, उसके मुताबिक उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट कर रहा होता है न्यूक्लियस के गिर्द तो अपनी एनर्जी को मुसलसल डिसिपेट करता रहता है, और अल्टीमेटली अगर हम उसी मॉडल को स्टडी करें तो अगर ऐसा है तो फिर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन अपना पाथ जो है ना वो डिक्रीज करते करते फाइनली न्यूक्लियस में गिर सकता है। इस वजह से जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसको पजीराई ना मिल सकी। तो बहुत एटॉमिक मॉडल का जो पहला पोस्टुलेट है वो इलेक्ट्रॉन स्टेटस के मतलब है कि वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। सेकंड जो पोस्टुलेट है, अब इसमें उन ऑर्बिट्स को मेंशन कर दिया गया कि किन ऑर्बिट्स के लिए जो है वो ट्रांजिशन मुमकिन है। तो only those stationary orbits are allowed for which the orbital angular momentum is equal to integral multiple of h over 2 pi। कि सिर्फ वो जिनको बोर्स अलाउड ऑर्बिट कहते हैं ये वो ऑर्बिट्स हैं जिनके लिए हमारा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h over 2 pi। n इसमें जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, दैट मे 1 2 3 एंड सो ऑन। जो थर्ड पोस्टुलेट है इसमें वो ट्रांजिशन के दौरान जो एनर्जी है कितनी मिकदार में एनर्जी गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन, लिमिट आउट करता है। तो इसलिए इसमें बताया गया कि whenever an electron makes a transition that jumps from the higher energy state to the lower energy state, then a photon of energy is emitted that is equal to hf is equal to En minus Ep। तो हायर से जब वो लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ जाता है तो कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, कितनी एनर्जी वो गेन करेगा जब उसका ट्रांजिशन करनी है। तो ये थर्ड पोस्टुलेट हमें बताया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वांटाइज्ड रेडियाई है जो कि एक इंपॉर्टेंट लॉ पर्सन भी है कि बहुत से एटॉमिक मॉडल यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटाइज्ड रेडियाई है हमने उसको फाइंड आउट करना है। क्वांटाइज्ड रेडियाई के लिए एक जनरल सा एक्सप्रेशन आपने याद रखना है कि Rn is equal to n square into r। अब n इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, दैट मे बी 1 2 3 एंड सो ऑन। तो n की जो वैल्यू होगी, अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर n की जगह हम 1 पुट करेंगे, अगर सेकंड की बात करें तो n की जगह हम 2 पुट करेंगे। तो इसका जनरल रिलेशन आपने याद रखना है। तो इसी तरह से हमारे पास क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है कि हर एक इलेक्ट्रॉन जब अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में मौजूद है तो उसकी स्पेसिफिक एनर्जी है जिसको क्वांटाइज्ड एनर्जी कहा जाता है। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और फिर एनर्जी सिमल्टेनियसली जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है जैसे जैसे हम ऑर्बिट्स में हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं। तो इसका भी जनरल एक्सप्रेशन है दैट En is equal to E naught divided by n square। Again n is the number of orbit that may 1 2 3 4 and so on। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर वो ये कि इलेक्ट्रॉन जब अपना ऑर्बिट छोड़ के जंप करता है तो उसकी दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो टेम्परेरी तौर पे शिफ्ट होगा या परमानेंटली लेफ्ट कर जाएगा। एक को हम कहते हैं एक्साइटेशन और एक को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। तो जो एक्साइटेशन है वो टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट है, टेम्परेरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो आयोनाइजेशन है ये परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। इस तरह हमारे पास इनर्शियल ट्रांजिशन है, इसी से ही एक्स रेज जो हैं जो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज हैं वो बनती हैं। इनर्शियल ट्रांजिशन इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि बिटवीन द शेल्स, अब शेल्स आप जानते हैं कि Lmn इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग है उसके नतीजे में जो हमें फोटॉन हासिल होता है, जो एनर्जी हासिल होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, उनको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज कहते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज हैं वो दो तरह की हैं, एक को हम कहते हैं अल्फा एक्स रेज और एक को हम कहते हैं बीटा एक्स रेज। जो हमारे पास अल्फा एक्स रेज हैं, अब सपोज इलेक्ट्रॉन को हमने नॉकआउट करवाया फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, तो जो डेफिशिएंसी वहां क्रिएट है उसको होल कहा जाता है। अब उस होल को ऑक्यूपाई करने के लिए अगर नेबरिंग शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है, यानी डेफिशिएंसी हमारी जो थी वो के अंदर थी और उसको ऑक्यूपाई करता है एल शेल से आने वाला इलेक्ट्रॉन, तो उस नतीजे में जो हमारा लाइट जो लाइट इमिट आउट होगी, जो एक्सरे बनेगा उसको हम कहेंगे अल्फा एक्सरे। और सपोज उस वैकेंसी को ऑक्यूपाई करता है नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, यानी अब के के अंदर वैकेंसी थी उसको एम से आने वाला इलेक्ट्रॉन अगर फुलफिल करता है तो दैट रिजल्ट्स द एक्सरे दैट इज कॉल्ड द बीटा एक्सरे। तो अल्फा बीटा ये दो अलग अलग किस्म की कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मुमकिन तौर पे पूछा जा सकता है। रंगन ने एक्सपेरिमेंटली एक्सरेज की प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था,
ये आपके पास उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप मौजूद है, इसको एक्सरे ट्यूब कहते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, बेसिकली जो रोल है वो फिलामेंट का है। फिलामेंट को जब हम पोटेंशियल देते हैं तो ये हीट होता है, जब फिलामेंट हीट होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, आगे हमारे पास कैथोड है, तो इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना है टुवर्ड्स द टारगेट, जो टारगेट यूज किया जाता है दैट इज टंगस्टन मेटल, तो ये एनोड है जो टंगस्टन का बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से आकर इंसिडेंट होते हैं ओवर द टंगस्टन, तो वहाँ से फिर जो ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कि जो टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन होंगे वो अमंग द शेल्स ट्रांजिट होंगे, जिसको इनर शेल ट्रांजिशन कहते हैं। उसके नतीजे में जो फोटॉन्स इमिट आउट होंगे उनको हम क्या नाम देंगे, एक्स-रेज कहेंगे। इसकी जो प्रॉपर्टीज और यूजेस हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं एक्स-रेज के, कैट स्कैनर में यूज होता है। इसके अलावा एक्स-रेज की मदद से हम जो हमारे जो फ्रैक्चर होते हैं बोन्स के, उनको डिटेक्ट करते हैं। तो ये मेडिकल इसके यूजेस आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। इस चैप्टर का हमारे पास जो लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द लेजर। अब लेजर आप लोग जानते हैं, लेजर स्टैंड्स फॉर है, तो इसका एब्रिविएशन याद रखना है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर के अंदर जो लेजर एक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको आपने याद रखना है कि हमारे पास अमूमन तो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन या एटम अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और फिर उसने 10⁻⁻1 सेकंड स्टे करने के बाद वापस आ जाना है। लेकिन लेजर एक्शन में क्या होता है कि हमारे पास तीन पॉसिबल स्टेट होती हैं, एक हमारी ग्राउंड स्टेट होती है, एक एक्साइटेड स्टेट होती है और एक हम मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। अब इसके अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व है लेजर एक्शन के अंदर, उसमें एक इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन है, सेकंड है स्पॉन्टेनियस एमिशन और थर्ड हमारे पास है इंड्यूस्ड एमिशन। अब लेजर के लिए ये कंडीशन है जो आपने याद रखनी है कि इंड्यूस्ड एमिशन जो हमारे पास है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द स्पॉन्टेनियस एमिशन। होता इस तरह से है कि अगर हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात करें, दोबारा उसी स्लाइड में लास्ट में पॉपुलेशन इन्वर्जन है। पॉपुलेशन इन्वर्जन बेसिकली एटम्स की जो तादाद है वो मेटास्टेबल स्टेट में बढ़ जाए एज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट। हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास तीन डिफरेंट स्टेट्स हैं, ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, ये हमारी एक्साइटेड स्टेट है और बीच में हमने जो है वो कंसीडर कर ली मेटास्टेबल स्टेट। अब जो ग्राउंड स्टेट में एटम्स की तादाद है उसको हमने कह दिया n1, जो एक्साइटेड स्टेट में एटम्स की तादाद है उसको कहते हैं n2 और जो मेटास्टेबल स्टेट पर एटम्स की तादाद है उसको कहते हैं n3। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए कंडीशन क्या होगी कि n3 मस्ट बी ग्रेटर देन n1, कि मेटास्टेबल स्टेट में इसको सेमी स्टेबल स्टेट भी कहते हैं कि यहाँ एटम्स का जो स्टेइंग टाइम है वो ज्यादा होता है, 10⁻³ सेकंड तक ये स्टे करते हैं। तो इधर से ही फिर हमारा जो है वो इंड्यूस्ड एमिशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि एटम्स की पॉपुलेशन जब बढ़ती है एट द मेटास्टेबल स्टेट तो उनको ग्राउंड स्टेट की तरफ लेकर जाने के लिए हमें एक फोटॉन इंसिडेंट करना पड़ता है। अब वो फोटॉन जब एब्जॉर्ब होगा इनसाइड तो उसकी वजह से फिर एक कलेक्शन या क्लस्टर ऑफ फोटॉन्स जो है वो हमें मिलता है एज दोस इलेक्ट्रॉन जंप टुवर्ड्स द ग्राउंड स्टेट। अब वो जो यूनिडायरेक्शनल फोटॉन्स निकले, वो जो हमारे पास मैग्नीफाइड फोटॉन्स हैं, वो जो क्लस्टर है दैट कलेक्टिवली नोन एज द लेजर। तो लेजर एक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन का है। लेजर की यूजेस ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री में इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा हम इसको मेडिकल के फील्ड में कैसे यूज करते हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर द वेल्डिंग ऑफ डिटैच्ड रेटिनास, ये जो हम आई ट्रीटमेंट में यूज करते हैं लेजर को। और इसके अलावा होलोग्राफी हमारे पास एक टेक्निक है। होलोग्राफी होलोग्राम से निकला है, ग्रीक वर्ड है होलोग्राम। होलोग्राम का मतलब हमारे पास होता है कि 3 डायमेंशनल पिक्चर, एंटायर पिक्चर को कहा जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर 3D इमेज लेना है तो उसके लिए हम होलोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं लेजर में। इंपॉर्टेंट 1 क्वेश्चंस इस चैप्टर के जो मुमकिन तौर पर है वो है क्वांटाइज्ड रेडियाई कैलकुलेशन यूजिंग द बोहर्स मॉडल। इसी तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रल सीरीज, वो जो हमारी 5 सीरीज है उनकी डिटेल पूछी जा सकती है। क्वांटाइज्ड एनर्जी कैलकुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज एंड द लेजर एक्शन, ये 4-5 जो है इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से एक्सरसाइज से हटकर, टाइप्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम कितनी है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटीन्यूअस, इस तरह से बोहर्स पोस्टुलेट्स, उसके तीनों पोस्टुलेट्स पूछे जा सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन आपको डिटेल से ब्रीफ कर चुका। कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज क्या होते हैं जिसको आप अल्फा बीटा एक्स-रेज कहते हैं। एक्स-रेज के यूजेस, मेटास्टेबल स्टेट एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द लेजर एक्शन, कि उसमें मेटास्टेबल स्टेट डेफिनेटली
सेमी स्टेबल स्टेट है तो रेजरेक्शन में इसका वाइड रोल होता है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 20 था। होपफुली कि आप इसको अच्छी तरह से तैयार करके टेस्ट देंगे।